Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about magnetic field on the axis of circular current carrying loop. Magnetic field on the axis of circular current carrying loop. जब सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से करंट फ्लो करता है तो उसके द्वारा जो किसी एक्स डिस्टेंस दूरी पे उसके एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर में ये डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा बायो-सोवर्ट्स लॉ, जो हम लोगों को एलिमेंटल करंट का द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको फाइंड आउट करने का हम लोगों को तरीका बताया। फिर हम लोगों ने सीखा जब कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से करंट फ्लो कर रहा है तब उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी होगी, उसके हम लोगों ने सर्किल के लिए पढ़ा, सेमी सर्किल के लिए पढ़ा, क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा और फिर हम लोगों ने एक केस पढ़ा था आर्क के लिए, ठीक है। ये सारा केस हम लोगों ने सेंटर के लिए पढ़ा था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। बट आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, उसके एक्सिस पे कितनी होगी, ठीक है। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज द चैनल वेयर यू विल फील यू आर लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स, ओके। अब देखो हम लोगों को एक्सिस पे डिराइव करने के लिए हम लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है उसका थोड़ा यूज होगा। जैसे बायो-सोवर्ट्स लॉ, मैं यहां पर लिख रहा हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं आप लोगों को, बायो-सोवर्ट्स लॉ। बायो-सोवर्ट्स लॉ हम लोगों को बोलता है इट इज एप्लीकेबल फॉर दी एलिमेंटल करंट। ये एलिमेंटल करंट के लिए अप्लाई होता है, छोटे पार्ट के लिए। क्या इसका फॉर्मूला आया था, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारा एलिमेंटल करंट के लिए, छोटे पार्ट के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया था उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये स्केलर फॉर्म में है एंड वी नो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। तो जो हमारा डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड पाम रूल से कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड पाम रूल से, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में थंब को पुट अप करते हैं और जिस डायरेक्शन में कल फिंगर जाती है वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सर्कुलर लूप पढ़ते हैं तो राइट हैंड पाम रूल से 2D फिगर के अंदर में डायरेक्शन को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट मींस स्टूडेंट्स को समझाना 2D फिगर में मुश्किल होता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोगों के पास में एक फार्मूला है किसका, बायो-सोवर्ट्स लॉ का, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। वो वेक्टर फॉर्म में है, उसको इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन काफी आसान बन जाता है। उसको इस्तेमाल करके जो मैं बोल रहा हूं कि उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना काफी आसान हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। क्या फॉर्मूला हमारा है, देखो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r क्यूब। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन में r की पावर 3। अब सवाल ये होता है कि सर देखो जैसे हमारे कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मैं किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम लोगों को बायो-सोवर्ट्स लॉ ने कोई एलिमेंटल करंट के लिए सिखाया था। जैसे मैंने मान लिया ये पार्ट dl है और dl का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही डायरेक्शन हमारा dl का होता है। dl और ये r है, ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारा थीटा। अब देखो dl क्रॉस r क्या होता है हमारा, I dl साइन थीटा होता है। और देखो यहाँ पे r स्क्वायर है
एक आर यहाँ पे, आर क्या होता है, कट जाता है, इसी से फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जब कोई प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ए क्रॉस बी मिलके सी वेक्टर आ रहा है, ए क्रॉस बी मिलके सी वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब है जो सी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल वेक्टर की परपेंडिकुलर होगा और आर वेक्टर की परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू डीएल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू आर। इस बात को आपको अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है सर? जब हम लोग ए क्रॉस बी से सी प्रोडक्ट ला रहे हैं तो सी जो होगा वो ए के ही परपेंडिकुलर होगा और सी बी के ही परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डेरिवेशंस के ऊपर में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि आप फॉर्मूला पुटअप कर लो। किसका? बायो-सॉवर्ट लॉ से हम लोगों का जो पॉइंट चार्ज का, देखो जैसे हमारे पास में ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्शन शो कर दिया इस तरीके से कि जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारा डीएल की वैल्यू होती है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम लोगों की डीएल की वैल्यू होती है। सपोज दिस इज द पॉइंट P where we have to calculate magnetic field on the axis of circular current carrying loop। ये P पॉइंट है जहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास पूरे सर्किल के लिए कोई फार्मूला नहीं है, हम लोग छोटे पार्ट के लिए निकालते हैं, एलिमेंटल करंट के लिए, एलिमेंटल पार्ट के लिए। सपोज मैंने माना यहां पे एक छोटा पार्ट है डीएल। ठीक है, अब डीएल के द्वारा कितना एलिमेंटल करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको डीएल पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो हम लोगों को बायो-सॉवर्ट लॉ ने सिखाया है वो एलिमेंटल करंट के लिए सिखाया है। सपोज इतने पार्ट में हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है। अब ये देखो, पहला सवाल ये होता है कि जो हमारा डीएल होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। देखो जब करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो डीएल का डायरेक्शन इधर ही होगा। जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारा डीएल होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पॉइंट से आप पी पॉइंट पे इसको जोड़ दो। ठीक है, इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया आर, और हमेशा याद रखिएगा डीएल क्रॉस आर, डीएल और आर के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। डीएल और आर के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा, 90 का बनेगा ये। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे हमारे पास कोई एक रिंग है, ये रिंग हमारी यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये एक्सिस है, तो आप सारे पॉइंट से जब सर्कमफ्रेंस के उस पॉइंट को जोड़ोगे हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब उसके ऊपर में एक आप टेंजेंट ड्रा करो, तो जो टेंजेंट होगा और जो लाइन सर्कमफ्रेंस और पी पॉइंट को जोड़ रही है उसके बीच में जो एंगल हमारा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा। उसी तरीके से एक पॉइंट मैं यहां पे ले लूं, यहां पे एक पार्ट काट लूं डीएल, डीएल डायरेक्शन किधर होगा, देखो करंट इधर आएगा, डीएल डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ये डायरेक्शन तो होगा। आप इसको भी जोड़ दो, इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। एक सर्किल है, ये पॉइंट पी है, सारी जगह से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखो आप कि जब डीएल डायरेक्शन ये है, डीएल डायरेक्शन ये है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, एक दूसरे क्या होगा, ये ऑपोजिट होगा। और ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आर वेक्टर के साथ ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डीएल के साथ ही परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होता है। ये आर है और ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, तो ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। यस और नो? अब देखो ये वाला डीएल के लिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, बोलो, इस वाले का डायरेक्शन ये होगा डीबी।
अब ये जो एंगल बनाएगा हमारा, ये जो एंगल बनाएगा हमारा, वो क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा हमारा 90 डिग्री। किसके साथ, आर के साथ में। ये क्योंकि इस बात को याद रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डीएल के परपेंडिकुलर होती है और आर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये डीबी किसके परपेंडिकुलर होगी, देखो ये वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। अब देखो सपोज मैं इस डीएल पार्ट के लिए ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, बायो-सावर्ट्स लॉ। मैं यहां पे लिख रहा हूं dB इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा 90, में यहीं पर पुट अप कर रहा हूं, तो ये वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। यहां से वैल्यू हमारी क्या आएगी, म्यू नोड अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा 90 कितना होता है, 1 होता है। यहां से आ गया हमारा r स्क्वायर। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा या नहीं होगा। अब देखो आप कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं और ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब ये देखो आप, ये एक लाइन यहां से ड्रा कर रहा हूं मैं परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब देखो कि ये एंगल भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये थीटा, ठीक है, और ये भी थीटा, ये इतना 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब सवाल ये होता है कि सर ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा। ठीक है, अब ये देखो मैं इसको अलग से ड्रा कर दे रहा हूं। जैसे हमारी ये वैल्यू है, ये हमारी थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, अब ये डीबी है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब सवाल होता है कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी। अब ये देखो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो थीटा, ये कितना होगा थीटा प्लस थीटा, ये होगा 2 थीटा। यही तो होगा, ये बताओ कितना होगा, ये थीटा प्लस थीटा, ये होगा हमारा 2 थीटा। ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा। अब ये एंगल पूरा कितना होगा 90 डिग्री होगा, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं x, 2 थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो 90 वहां जाएगा, कट जाएगा, ये थीटा यहां से जाएगा माइनस थीटा, ठीक है, प्लस x बराबर में 0। 90 जाकर 0 हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा के बराबर आ रही है। इसका मतलब है ये भी थीटा होगा और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। फिर से देखो, इसको आप पॉज करके फिर से आराम से देखो। देखो ये थीटा प्लस थीटा कितना होगा, बोलो आप, 2 थीटा हो जाएगा। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा, ये वाला एंगल पूरा कितना 90 डिग्री है, तो 2 थीटा माइनस करेंगे 90 में से कितना, 90 माइनस 2 थीटा आएगा। अब पता करना ये एंगल कितना है, तो यहां तक का एंगल कितना 90 बन रहा है, 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा, प्लस इसको मैंने सपोज किया x, इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा के बराबर आ रही है, ये थीटा तो भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहां पे हमारे 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेंगे साइन वाले बनेंगे कंपोनेंट, एक बनेंगे हमारे कॉस वाले बनेंगे। इधर कंपोनेंट ब्रेक करोगे आप, आएगा ये डीबी है ना, तो ब्रेक करो, ये आएगा डीबी कॉस थीटा, सॉरी डीबी कॉस थीटा, और नीचे में क्या आएगा हमारा डीबी कॉस थीटा। ठीक है, दोनों तरफ। अब देखो इस वाले डीबी के लिए, यहां पे जो डीबी है, इस वाले डीबी के लिए इधर कितना होगा, साइन थीटा होगा, यहां हो जाएगा डीबी साइन थीटा, और इस वाले के लिए भी डीबी साइन थीटा हो जाएगा। मैंने क्या किया है, कंपोनेंट ब्रेक कर दिया है। देखो ये से ब्रेक किया है, ये से यहां पे डीबी है, एक यहां हो जाएगा कॉस, यहां हो जाएगा साइन, सॉरी दोनों के लिए कॉस हो जाएगा, और ये दोनों डीबी के लिए यहां क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि जो डीबी कॉस थीटा है और डीबी कॉस थीटा है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये डीबी कॉस थीटा और ये भी डीबी कॉस थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये देखो यहां से आप इसका इंटीग्रेशन या किसका होगा, खाली लिख रहा हूं मैं, म्यू नोड 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आई थी। अब देखो मैं किसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हम लोगों को पूरी वैल्यू मिल जाएगी, डीबी कॉस थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है, हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, डीबी साइन थीटा को।
देखो dB साइन मैं ऐसे लिखूंगा, अगर हम लोगों को चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, लिख रहा हूं मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। ये किसके लिए है? कंप्लीट सर्किल के लिए। ठीक है, इसको मैं डाल दें, इसमें यूज तो कुछ है नहीं। अब देखो, अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां क्या जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू कितनी हमारी है, म्यू नोड अपॉन में 4 पाई IDL अपॉन में R स्क्वायर, यहां आ गया हमारा साइन थीटा। देख लो इसको। अब देखो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन क्या होता है हमारा P बाई एच, R अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा क्या होता है हमारा P अपॉन एच, क्या हो जाएगा R बाई R हो जाएगा, कैपिटल R बाई R। अब ये क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू वहां पुट अप कर दो, साइन थीटा की वैल्यू यहां से उठा के कहां पुट अप कर दो, वहां पुट अप कर दो, हो जाएगा। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोड अपॉन में 4 पाई IDL अपॉन में R स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r। अब देखो कांस्टेंट इसमें क्या क्या है, सारी का म्यू नोड अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, सिर्फ dl क्या है, वेरिएबल है। तो मैं लिख दे रहा हूं म्यू नोड अपॉन 4 पाई I R अपॉन R की पावर 3। यहां क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा dl। क्या बचेगा, dl। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सारी कांस्टेंट वैल्यू कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब हमारा बचा किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन करोगे तो सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई r। तो मैं लिखता हूं इस तरीके से, म्यू नोड अपॉन में 4 पाई इंटू I इंटू r अपॉन में r क्यूब, यहां मैं लिख रहा हूं 2 पाई r। इंटीग्रेशन करेंगे l आएगा, l किसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, फॉर्मूला होता है 2 पाई r। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 to the 4। अब देखो क्या आ गया, म्यू नोड I r इंटू r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन में 2r की पावर 3। ये वैल्यू आ रही है, ये हमारी आ गई बी नेट। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये आ रही है। ठीक है, ये तो आ रही है म्यू नोड I r स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो इस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल यहां पे बन रहा है छोटा ऐसा, ये हमारा कैपिटल R है, ये हमारा x है, ये r है। आप चाहो तो r को रिमूव कर दोगे, ऐसे कैसे करोगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, क्या वैल्यू यहां बन जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहां बनेगा 1/2। रूट रिमूव कर देंगे 1/2, यानी r की वैल्यू ये आ गई। अब मैं r की वैल्यू यहां पुट अप कर दे रहा हूं, म्यू नोड I r स्क्वायर अपॉन में 2, r की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहां पे 1/2 है, यहां पहले से 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। हमारा फॉर्मूला आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकालने का फॉर्मूला हमारा है म्यू नोड I r स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं फिर से। सबसे पहले मैंने एक सर्कुलर लूप लिया, ठीक है, डिस्टेंस x पे, एट डिस्टेंस x देयर इज अ पॉइंट P, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, P पॉइंट का कैलकुलेट करना है। मैंने बोला जो डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन हमारा dl का होता है, और dl एलिमेंटल पार्ट के लिए हम लोगों को फार्मूला बायो सावर्ट ने सिखाया है कि छोटा पार्ट एलिमेंटल करंट और छोटे पार्ट के लिए हमारा जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये है। ठीक है, अब याद रखना dl और r के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। मैंने पुटअप किया, वैल्यू ये आ गई। अब देखो ये तो छोटे पार्ट के लिए आई है, हम लोगों को ऐसा dl बहुत सारा पार्ट होगा पूरे सर्किल के अंदर में, तो हम लोगों ने क्या किया, कंपोनेंट ब्रेक किया। कंपोनेंट ब्रेक कैसे किया, सबसे पहले ये एंगल को थीटा माना, दिख रहा है साफ साफ, ये थीटा है, ये भी थीटा है। अब देखो ये r के साथ ये वाला जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी तरीके से ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले r के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब देखो ये थीटा अगर है, ये भी थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली देखो ऐसे वैल्यू है, ऐसे
ये वाली वैल्यू है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये क्या हो गया टोटल 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, मैंने देखा 90 माइनस 2 थीटा। अब फिर दिमाग में मेरे को आया कि एक फिगर ऐसे भी है, देखो इतना पार्ट, देखो ये वाला ऐसे पार्ट है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हम लोगों को दिया हुआ है थीटा, ये हमारा 90 माइनस 2 थीटा। अब मेरे को ये चाहिए x, तो हम लोग सबको किसके साथ इक्वेट करेंगे 90 के साथ। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई थीटा आ गई, अगर ये थीटा है तो सामने वाली वैल्यू क्या होगी थीटा होगी। फिर मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा ये db cos थीटा, नीचे हो जाएगा db cos थीटा। अब ये दोनों का साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा db sin थीटा db sin थीटा। ठीक है, अब देखो db cos थीटा और db cos थीटा वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है, db cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है क्या हो जा रहा है हमारा कैंसिल हो जा रहा है। हम लोगों ने फिर क्या किया db की वैल्यू पुट अप की db sin थीटा, फिर sin थीटा ट्रायंगल में रखते क्या होता है b/h होता है, क्या होता है b/h। जब मैंने वैल्यू पुट अप किया तो वैल्यू पुट अप करते करते हमारी वैल्यू ये आई, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है म्यू नॉट IR² 2r² प्लस x² की पावर 3/2। अब इसमें एक बात याद रखना, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन along the axis of either side of loop। सबसे पहले ड्रा करो, उसके बाद इसका मतलब बता रहे हैं क्या मतलब है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उसको आप पॉज करके कॉपी कर लो। चलो ठीक है, फिर देखो मैं बताता हूं क्या मतलब इसका है। अब देखो जो हमारा लूप है, ये लूप, इसका डायरेक्शन अगर हमारा देखो यहां पे है, डायरेक्शन किधर आया था इस डायरेक्शन में आएगा। हमारा जो नेट फील्ड था db इधर था b, तो अब इसका मतलब है आइदर साइड, अगर मैं इधर भी लिखूं इधर भी चेक करूं किधर होगा, तो हमारा डायरेक्शन जो होगा db का वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको आप नोट करके ये बात लिखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ आइदर साइड ऑफ लूप। दोनों साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो क्या होगा एक ही जैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो और इस बात को लिखो नोट में करके। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इसका ग्राफ पूछता है, ग्राफ। तो याद रखना, देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है एक ही है, एक ही तरीके से दोनों बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा क्या है एक्स है और ये हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा क्या है सेंटर 0 है, ये हमारा -x है। तो देखो ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इससे इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। देखो जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी, x की वैल्यू जब हमारी इंफिनिटी होगी तब वहां पे जो हमारा b होगा वो टेंड्स करेगा 0 को। x की वैल्यू इंफिनिटी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा टेंड्स करेगा 0 को। अब हमसे पूछे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, और x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है सर्किल के सेंटर पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे वैल्यू जो है मैक्सिमम आती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को ड्रा कर लो। ठीक है, किस केस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है जब x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 कब होगा यहां पे होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है और x इक्वल टू इंफिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम मिलती है। ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर था, आप इसको दोबारा पॉज करके अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को बैक जाओ, दोबारा देखो इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है खासकर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में बोल रहा हूं क्या, आप वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला याद रखो, dB इक्वल टू म्यू नॉट I dl क्रॉस r अपॉन में r की पावर 3। वो वेक्टर फॉर्म सबसे अच्छा है, उससे डायरेक्ट हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा लेक्चर था, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।